यहाँ पर कि किसी कंपाउंड में जैसे इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने ज्यामितीय समावयव बनेंगे, उनकी गणना कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज्यामितीय समावयवों की गणना। क्या पढ़ रहे हैं? ज्यामितीय समावयवों की गणना कि भाई ज्यामितीय समावयव कैसे गिनेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर ज्यामितीय समावयवों की संख्या की गणना कैसे गणना करेंगे, कैसे निकालेंगे संख्या, वो देखिएगा। क्लियर? तो वो देखिएगा आप। तो जैसे आपको यहाँ पे दे दिया R1 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और R2, ये दे दिया आपको। क्लियर है बेटा? अब जब आपको ये दे दिया तो आपसे पूछेगा क्या है, तो केस फर्स्ट में क्या करना है आपको, ये देखना है कि सर R1 R2 के बराबर है या नहीं है, मतलब दोनों सिरे बराबर है कि नहीं है। तो उसका केवल यही नहीं देखना आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच में से काटना है दो बराबर भागों में, और यदि दोनों तरफ बराबर आता है तो R1 बराबर R2 है, और बराबर नहीं आता है तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 लगेगा। क्या बोला मैंने? जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, उस मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच में से काटें और देखिए अगर दोनों तरफ बराबर इस पे आते हैं, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, जैसे यहाँ CH यहाँ CH यहाँ CH यहाँ CH यहाँ CH3 यहाँ CH3 आ गया, तब तो ये समान है। और यदि नहीं आता है तो समान नहीं है। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, जो भी अणु दे रखा है उसको दो बराबर भागों में काटना है। यदि वो दो बराबर भाग मिलते हैं तो R1 बराबर R2 है, और नहीं मिलते तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2। क्लियर? तो पहला केस आ गया, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 देन, तब क्या होगा, तो वो देखिएगा। तो जब R1 बराबर R2 नहीं हो, मतलब यहाँ से काटने पर दोनों इससे बराबर नहीं आ रहे हैं, तब देखिएगा आपको क्या करना है। तो तब यहाँ पर ज्यामितीय समावयवों की जो संख्या है वो जो होगी वो होगी 2 की पावर n। क्या होगी भाई? 2 की घात n। यहां जो n है वो क्या है? n द्विबंधों की संख्या है, द्विबंधों की संख्या है n, जो क्या करते हैं, जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। दर्शाते हैं वो n है, और प्लस क्या देखना है हमको यहाँ पर, द्विप्रतिस्थापित बलय देखनी है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना है कि ये द्विबंध की संख्या कैसे, मैंने लिखा ज्यामितीय समावयव प्रदर्शित करते हैं, तो हमें यहाँ पर वो द्विबंध लेने हैं जिनमें द्विबंधित कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हों, ऐसे। तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ कार्बन से जो ये दो ग्रुप जुड़ रहे हैं A और B, तो यहाँ क्या कंडीशन है, A इज नॉट इक्वल टू B। पहला तो यही था। और हमें अब कौन कौन से डबल बॉन्ड नहीं लेने हैं वो देखिएगा। हमें वो डबल बॉन्ड नहीं लेना है जिसमें कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हों। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मान लो CH2 है, यहाँ पे मान लो CH3 दे दिया, तो ये दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं ना भाई। और जब दो समान ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये डबल बॉन्ड हमें इस n में नहीं गिनना, पहली चीज। दूसरा, जब डबल बॉन्ड वलय में उपस्थित हो तो आप जानते हैं वलय में डबल बॉन्ड 8 कार्बन से कम पर ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है भाई, अपन ने कहा ना साइक्लोएल्कीन में सबसे छोटी साइक्लोएल्कीन कौन सी है जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है, साइक्लोऑक्टीन। तो मतलब 8 कार्बन से कम कार्बन की वलय में द्विबंध जो होता है वो द्विबंध ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो ये द्विबंध ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा तो 6 कार्बन में। तो जब यहाँ पर द्विबंध वलय में उपस्थित है और वलय में 8 कार्बन से कम कार्बन है,
तो वो द्विबंध भी यहाँ पर गिनने में नहीं आएगा एन में। क्लियर। और फिर यहाँ पे वलय कौन सी लेनी है, वलय में अगर यहाँ ये दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं ऐसे, एक और एक दूसरा कहीं पे भी जोड़ दो, ये यहाँ जोड़ दिया, ऐसे दो प्रतिस्थापी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उन वलयों को हमको लेना है और उनके लिए मान 1 जोड़ना है एन में। क्लियर है। तो ये है एन का मान निकालने का तरीका। तो द्विबंध कौन कौन से नहीं लेने, वो द्विबंधित बंध नहीं लेने इनमें कार्बन से दो समान समूह जुड़े हुए हों। क्लियर है। और हमें वो द्विबंध नहीं लेना जो 8 कार्बन से कम कार्बन की वलय में उपस्थित हो। क्लियर है। और वो सारे द्विबंध लेने जो 8 कार्बन या उससे अधिक कार्बन की वलय में उपस्थित हो, या वो द्विबंध जिसमें कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। क्लियर। और उसमें साथ में द्विप्रतिस्थापित वलय को भी लेना है। क्लियर है भाई। इसमें बेंजीन वलय नहीं लेनी, सिंपल साइक्लोएल्केन वलय लेनी। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड केस क्या आता है, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या आता है, केस सेकंड आता है यदि R1 बराबर R2 हो। क्या कहा मैंने, यदि R1 बराबर R2 हो तो मतलब इस अणु को हमने काटा 2 भागों में, और 2 भागों में काटने पर ये 2 बराबर भागों में कट गया, जितना इधर है उतना इधर है, समान जो इधर है वो इधर है, तब तो R1 बराबर R2 है। और जब R1 बराबर R2 हो तो फिर हम देखेंगे n के मान पर n समय या विषम है। तो यदि यहाँ पर n सम है, क्या n सम है, तो क्या आएगा, तो ज्यामितीय समावयव जो आएंगे, ज्यामितीय समावयवों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n/2 - 1। क्लियर। और यदि यहाँ पर क्या कहा मैंने, यदि यहाँ पर n विषम है, कैसा n विषम है, तो क्या करना है भाई, तो यहाँ पर ज्यामितीय समावयवों की जो संख्या आएगी वो संख्या आएगी यहाँ पे कितनी, 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n-1/2। क्लियर। आप देख लें एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा लास्ट में। क्लियर है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो ये अपन ने ऐसा कर लिया, ठीक दिख रहा है। तो जहां से समावयव कितने होंगे, अब n विषम है तो n विषम है तो 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n-1/2। क्लियर। ये है ज्यामितीय समावयव को निकालने का तरीका। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल और उन एग्जाम्पल्स में देखेंगे कैसे ज्यामितीय समावयव निकालेंगे और कैसे नहीं निकालेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पलों को और इनमें देखें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे और कितने नहीं आएंगे, वो देखिएगा। यहाँ पर देखें, आपने देखना है कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो ये नहीं कि ये देख लिया, आप डायरेक्ट यहाँ से काटें इसको, क्योंकि C2H5 का मतलब भी CH2CH3 होता है। क्लियर। यहाँ से काटा तो देखो CH आगे CH3 और यहाँ C2H5, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया मतलब कौन सा केस हो गया, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। क्लियर है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, 2 डबल बॉन्ड है। क्लियर है। तो यहाँ जो ज्यामितीय समावयव होंगे, ज्यामितीय समावयव जो बनेंगे की जो संख्या होगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, 2 की घात n मतलब 2 की घात 2 बराबर 4। कितनी आएगी, 2 की घात n मतलब 2 की घात 2 बराबर 4। यहाँ पर देखें, इसको हमने बराबर काटा तो देखो CH इधर CH3 और इधर बेंजीन वलय आ गई, और बेंजीन वलय आ गई तो क्या दोनों सिरे बराबर हैं, नहीं है ना बेटाओ, और बराबर नहीं है तो यहाँ n का मान देखो, एक डबल बॉन्ड ए रहा, एक डबल बॉन्ड ए रहा, एक डबल बॉन्ड ए रहा। बेंजीन वलय ज्यामितीय समावयव प्रदर्शित नहीं करती। क्लियर है ना भाई। तो ये सारे डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन की रिंग है, तो 6 कार्बन की रिंग में द्विबंध ज्यामितीय समावयव प्रदर्शित नहीं करता। तो ये ना तो सिंपल करेगी, ना ही ये द्विप्रतिस्थापित वलय में करेगी। ठीक है ना भाई। द्विप्रतिस्थापित वलय में हमें केवल साइक्लोएल्केन वाली वलय देखनी है,
ये बेंजीन वाले वाले नहीं लेंगे। तो कितने हो गए, n बराबर 3, और n बराबर 3 हो गया तो ज्यामितीय समावयव की संख्या कितनी बनेगी, की संख्या जो बनेगी वो बनेगी 2 की घात 3 मतलब 8। कितना आएगा, 2 की घात 3 मतलब 8। आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से काटा CH 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 CH, दोनों तरफ बराबर आ रही हैं चीजें, तो R1 बराबर क्या आ गया, R2। क्या आ गया भाई, R1 बराबर R2 आ गया। और जब R1 बराबर R2 आ गया तो n की वैल्यू कितनी है, आप देखो, एक डबल बॉन्ड ए रहा, एक डबल बॉन्ड ए रहा, 2, तो n सम है। तो जो ज्यामितीय समावयवों की संख्या आती है वो कितनी आती है, 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n/2 -1। जब समय तो ये सूत्र लगेगा, तो 2 की घात 2 - 1 प्लस 2 की घात 2/2 -1। तो यहाँ तो बचेगा 2 की घात 1, और ये 2/2 1 हो गया, -1 0 हो गया, तो ये 2 की घात 0, तो 2 + 0 बराबर 3। भाई 2 + 2 की घात 0 तो 1 आएगा मान, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। क्लियर। आप इसको देखो, इसको हमने काटा 2 बराबर भागों में, CH 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 CH, सेम है और सेम है। तो आप यहाँ देखिएगा R1 बराबर R2 आ गया, तो n का मान कितना है यहाँ पर, 1 2 और 3, विषम है, विषम है। तो यहाँ जो ज्यामितीय समावयव होंगे, ज्यामितीय समावयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n-1/2, यही होती है ना भाई। तो देखो यहाँ पर 2 की घात n-1, n-1 कितना है भाई, n का मान 3 है, तो 2 की घात 3 - 1 प्लस 2 की घात 3 - 1/2। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा आप, 2 की घात 3 - 1 मतलब 2 की घात 2, और 2 की घात 3 - 1 2/2 मतलब 2 की घात 1 बचा, कितना हो गया, 4 + 2 बराबर 6। तो ज्यामितीय समावयव कितने हो गए टोटल, 6। क्लियर। अब इस यौगिक में देखें, अपन ने इसको काटा तो CH 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 CH, लेकिन इधर CCH5 आ रहा है, इधर COOH आ रहा है, दो डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, और डिफरेंट आ रहे हैं मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2। डबल बॉन्ड कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, 1 और 2। तो यहाँ जो ज्यामितीय समावयव आएंगे बेटा वो कितने आएंगे, ज्यामितीय समावयव 2 की घात 2 मतलब 4। कितने आएंगे, 2 की घात 2 मतलब 4। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या दोनों सिरे बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अब n की वैल्यू देखें आप, कितनी आएगी, 1। अब यहाँ पर ये द्विप्रतिस्थापित वलय हो गई, 1 और 1 2 प्रतिस्थापित हो गए ना भाई साइक्लोएल्किल वलय में। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, एक वलय और एक ये, तो 2 हो गए। तो यहाँ जो ज्यामितीय समावयव होंगे, ज्यामितीय समावयव होंगे वो कितने होंगे, 2 की घात 2 होंगे मतलब 4 होंगे। कितने आएंगे, 4। तो पहले बताइए, ज्यामितीय समावयवों की संख्या निकालना आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को कि इनके कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ देखिए, क्या इनके दोनों सिरे बराबर हैं, यहाँ इधर CH3 इधर CH डबल बॉन्ड CH2 बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है केस हो गया R1 इज नॉट इक्वल टू R2। n की वैल्यू कितनी है, एक तो ये रहा, क्या ये डबल बॉन्ड गिनने में आएगा, नहीं, क्योंकि कार्बन से 2 समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये डबल बॉन्ड गिनने में आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन की वलय में जो 8 से कम कार्बन है। लेकिन यहाँ पर ये वलय गिनने में आएगी क्योंकि द्विप्रतिस्थापित वलय है। क्लियर है। तो कुल कितने हो गए, n की वैल्यू 2 हो गई, और जब n की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ जो ज्यामितीय समावयवों की संख्या आएगी, वो ज्यामितीय समावयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 की घात 2 बराबर 4। क्लियर है।
तो यहाँ देखो आप सबसे पहले डबल बॉन्ड कितना आया कि नहीं आया, ये डबल बॉन्ड लिया, फिर ये बलय द्विपति स्थापित थी तो एक ये ले लिया, इस बलय में द्विबंध था ये नहीं लिया, क्यों? क्योंकि बलय 6 कार्बन की है, 8 से कम कार्बन की बलय का द्विबंध नहीं ले सकते। और ये CH2 वाला द्विबंध नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर कार्बन से 2 समान समूह जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ आपको C2H5 दिख रहा है, यहाँ C2H5 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कि दोनों तरफ C2H5 दिखा तो R1 बराबर R2 हो गया, नहीं। आप यहाँ देखिए, इधर C2H5 से CH डबल बॉन्ड CH है, ये रहा, फिर आगे ये रिंग है, यहाँ पर रिंग नहीं है। क्लियर? नहीं है तो दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो R1 नॉट इक्वल टू R2। यहाँ n की वैल्यू देखें कितनी आएगी, एक तो ये हो गया, एक ये द्विप्रतिस्थापित बलय है तो एक ये हो गया, लेकिन क्या ये द्विबंध आएगा? नहीं आएगा, क्यों? 6 कार्बन की बलय है, ये द्विबंध आएगा, यस, ये द्विबंध आएगा, यस। तो n की वैल्यू कितनी होगी टोटल? 4, और n की वैल्यू 4, देन ज्यामिति समावयवों की संख्या कितनी आएगी बेटा जी? हो 2 की घात 4 मतलब 16, यस या नो? फिर यहाँ पर देखें दोनों सिरे बराबर है कि नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बराबर है, बराबर है तो R1 बराबर R2 हो गया। फिर यहाँ डबल बॉन्ड देखें, ये डबल बॉन्ड नहीं लेंगे क्योंकि CH2 है, ये वाला डबल बॉन्ड भी नहीं लेंगे क्योंकि CH2 है, केवल ये वाला डबल बॉन्ड लेंगे। क्लियर है? और जब ये वाला डबल बॉन्ड लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी? 1, और n की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ ज्यामिति समावयव जो आएगा, ज्यामिति समावयवों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? आप देखिएगा, दिशा में R1 बराबर R2 है तो 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n-1/2, तो 2 की घात 1-1 प्लस 2 की घात 1-1/2। क्लियर? तो 2 की घात 1-1, 2 की घात 0, और 1-1 0/2 तो 0, तो 2 की घात 0, 0 प्लस, जब घात 0 होती है तो मान 1-1 हो गया, तो कितने मान आ गए टोटल? 2। तो इससे कितने समावयवी बनेंगे? 2। तो आप बताइए पहले ज्यामिति समावयव समझ में आया कि नहीं आया? ज्यामिति समावयवता का अब केवल भौतिक गुण बच रहे हैं जो हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ पर आपने ज्यामिति समावयवता पढ़ी, फिर उनका अनुक्रम नियम पढ़ा, फिर ईजेड नामकरण पढ़ा, फिर उनमें आपने ज्यामिति समावयव की संख्या देना सीखी, कितने ज्यामिति समावयव बनेंगे। क्लियर है? आया कि नहीं आया? मैं आशा करता हूँ आपको पूरा आया होगा, और नहीं आया हो तो आप मुझे कॉल करें और मुझसे डाउट पूछ लें अपने, और DPP सॉल्व करें, लेकिन अब डेली का डेली पढ़ें ताकि टॉपिक समझ में आए। क्लियर है आपके? क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएंगे, अब ये सीक्वेंस तोड़ेंगे तब समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? तो समझने के लिए सीक्वेंस का पढ़ना जरूरी है, डेली का डेली पढ़ें, डेली का होमवर्क डेली करें, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू। अब तक तो हमने देखा ज्यामिति समावयव की संख्या ज्ञात करना कि किस यौगिक के कितने ज्यामिति समावयव बनेंगे। अब हम ज्यामिति समावयवता में लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और वो है ज्यामिति समावयवों के भौतिक गुण। कौन से भाई? ज्यामिति समावयवों के भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करें कैसा यौगिक, एक ये वाला यौगिक ले लिया CH डबल बॉन्ड CH Cl और Cl, इसके भौतिक गुण की बात करें मतलब C डबल बॉन्ड C AB और AB। ओके, इसकी बात करें तो CAB की बात करें तो यहाँ पे हमने सिस फॉर्म बना लिया। तो सबसे पहले हम बात करने, चलो सबसे पहले बात करें हम डाइपोल मोमेंट की, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करें अपन? द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने इससे आइसोमर ले लिया, ये सिस आइसोमर ले लिया, और ये हमने यहाँ पर ट्रांस आइसोमर ले लिया। ये हमने यहाँ पर ट्रांस आइसोमर
ऑर्थोगोनल ले लिया, मतलब विपक्ष रूप ले लिया, तो हम यहाँ पर देखें किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा और किसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करें किसी अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो उस अणु में उपस्थित सभी बंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग होता है। तो पहले इन सभी बंधों का आघूर्ण निकाल लें। तो ये CCl बंध है तो किसकी ओर होगा भाई? आघूर्ण की दिशा किधर होगी? अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होगी। इधर भी अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होगी। ये दोनों आघूर्ण एक ही दिशा में जा रहे हैं ऊपर, ये जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो म्यू जो समकक्ष आएगा वो समकक्ष 0 नहीं होगा। जुड़ रहा है ना भाई यहाँ पर? तो समकक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। लेकिन विपक्ष में देखें, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। क्लियर है? दोनों आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब क्योंकि दोनों बंध समान है तो पूर्ण से क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे और पूर्ण से काटेंगे तो जो म्यू विपक्ष आएगा, विपक्ष का जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो समकक्ष का ज्यादा होता है बजाय विपक्ष के। क्लियर? क्या था मैंने? द्विध्रुव आघूर्ण समकक्ष का ज्यादा होता है बजाय विपक्ष के। अब हम यहाँ पे बात करें द्विध्रुव आघूर्ण के बाद बात करें क्वथनांक की। तो क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये जो होता है आप जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्विध्रुव आघूर्ण के। क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना ज्यादा होगा अणु उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा, और अणु जितना अधिक ध्रुवीय होगा उन अणुओं के मध्य में द्विध्रुव आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, जिन्हें तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फलतः क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा है? समकक्ष का ज्यादा है विपक्ष से, तो क्वथनांक भी समकक्ष का ज्यादा होगा विपक्ष से। क्लियर? सेकंड के बाद हम थर्ड पॉइंट ले यहाँ पे क्वथनांक के बाद बात करें हम विलेयता की। तो विलेयता जनरली हम किसमें लेते हैं? जल में लेते हैं। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा ऑलरेडी कि समान को बोलता है, मतलब ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। तो जब ध्रुवीय पदार्थ है तो जैसे जैसे अणु की ध्रुवीयता बढ़ती जाएगी उसकी जल में विलेयता भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है? विलेयता जो है वो समानुपाती है किसके? वही द्विध्रुव आघूर्ण के। क्लियर? और समानुपाती इसका मतलब क्या है? इस केस में समकक्ष की विलेयता जो होगी वो विपक्ष से ज्यादा होगी। क्लियर? अब हम बात करें चौथा पॉइंट, गलनांक। गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करना। तो जब कोई ठोस किसी द्रव में परिवर्तित होता है तो जिस ताप पर वो परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके? तो यहाँ पे हम बात करें गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है अणु की सिमेट्री पर, अणु की सममिति पर। अणु जितना ज्यादा सममित होगा उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा, क्योंकि अणु सममित होने पर, सममित अणु जो होता है उन सममित अणुओं का ठोस अवस्था में अच्छा संतुलन होता है। और अच्छा संतुलन होता है तो उस ठोस को तोड़ने के लिए, पिघलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फलतः गलनांक में वृद्धि होगी। तो यह जो सममित होता है, सममित ज्यादा कौन होता है? तो गलनांक, सममित अणु का गलनांक ज्यादा होता है। मैं यहां लिख दूं, सममित अणु का गलनांक अधिक होता है, अधिक होता है। कारण क्या है? कारण है सममित अणु ठोस अवस्था में ठीक ढंग से संकुलित होते हैं। क्या होते हैं बेटा?
सममित अणु ठोस अवस्था में ठीक ढंग से क्या होते हैं, संकुलित होते हैं, तो वहां पर उसे द्रव में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर? अब सममितता किसकी ज्यादा होती है वो देखें, तो सममितता विपक्ष रूप की ज्यादा होगी बजाय समपक्ष के। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सर विपक्ष समावयव समपक्ष की तुलना में अधिक सममित होता है। क्या होता है भाई? अधिक सममित होता है। और जब विपक्ष समावयव समपक्ष की तुलना में अधिक सममित होता है तो गलनांक किसका ज्यादा होगा? विपक्ष का ज्यादा होगा बजाय किसके? समपक्ष के। कोई कंफ्यूजन? तो ये है गलनांक। अब हम बात करें विलेयता होगी, क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब बात करें स्थायित्व की, तो स्थायित्व जो होता है वो स्थायित्व समिति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या स्थायी डिपेंड करता है हाइड्रोजन बंधन पर। तो जहां पर H बंध का निर्माण हो रहा है वहां पर भी स्थायित्व बढ़ेगा और जहां पर सममितता आ रही है वहां पर भी स्थायित्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें, पांचवा पॉइंट है स्थायित्व। तो स्थायित्व जो होता है सममित अणु का अधिक होता है बजाय असममित अणु के। तो इसका मतलब क्या है? विपक्ष अधिक सममित है तो विपक्ष समावयव का स्थायित्व अधिक होगा बजाय समपक्ष के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? तो ये है विपक्ष समावयव का स्थायित्व अधिक होता है बजाय समपक्ष के। क्लियर है? ये हो गया आपके भौतिक गुण। अब इसमें एक एग्जाम्पल वो लेते हैं जिसमें दोनों तरफ समान समूह नहीं है, भिन्न भिन्न समूह है, वो एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? अब हम देखें ये वाला समावयव देखें जिनमें दोनों कार्बन से जुड़े हुए समूह अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो ये जो CH3 है ये एल्किल ग्रुप है, R बराबर CH3 C2H5 C3H7, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो जो भी एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। क्या है भाई? वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह और ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इस समूह से इस समूह की ओर जा रहे हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है वही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर? और इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण इधर जाएगा। तो ये तो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो एक दूसरे को काटेंगे ना, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन बेटा हो अपन यहाँ देखें, क्या ये दोनों समान है? नहीं है। और नहीं है तो पूर्णतः नहीं काटेंगे। इनमें से कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण तो बच जाएगा और बच जाएगा तो यहाँ जो म्यू समकक्ष आएगा वो 0 नहीं आएगा। और यहाँ देखें विपक्ष का, CH3 इलेक्ट्रॉन दाता है तो इधर देगा इलेक्ट्रॉन और Cl इलेक्ट्रॉन आकर्षीय तो खींचेगा। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो जो म्यू विपक्ष होगा वो भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम देखें कि द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा है? समपक्ष का ज्यादा है या विपक्ष का ज्यादा है? ठीक, तो यहाँ अपन बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, हम यहाँ बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण समपक्ष में तो कट रहा है, विपक्ष में जुड़ रहा है। तो बेटा आप जानते हैं किसका ज्यादा होगा? फिर विपक्ष का ज्यादा होगा बजाय समपक्ष के। क्लियर? फिर आप जानते हैं विलेयता। विलेयता क्या होती है? द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होती है, और समानुपाती होती है तो क्या होगा? विपक्ष की विलेयता समपक्ष की तुलना में ज्यादा होगी। क्लियर? क्लियर है? अब आप देखिए क्वथनांक, तो क्वथनांक आएगा तीसरा पॉइंट। तो आपने यहाँ देख लिया क्वथनांक, क्वथनांक भी द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। तो विपक्ष का क्वथनांक समपक्ष से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है भाई? समपक्ष से ज्यादा होता है। फिर चौथा पॉइंट देखें अपन, गलनांक। तो गलनांक तो सिमेट्री पर डिपेंड करता है या H बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। तो गलनांक सिमेट्री किसकी ज्यादा होती है? विपक्ष की ज्यादा होती है, और बजाय समपक्ष के तो गलनांक विपक्ष का ज्यादा होगा बजाय समपक्ष के। और इसी तरह
यहां पर हम बात करें किसकी, स्थायित्व की, तो स्थायित्व भी सममितता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सममित कौन ज्यादा है, सिमेट्रिकल कौन ज्यादा है, विपक्ष। तो विपक्ष का स्थायित्व ज्यादा होगा बजाय समपक्ष के। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर। अब हम लेते हैं कुछ इनके रासायनिक गुण। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं विभिन्न ज्यामितीय समावयवों से के रासायनिक गुण। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, मतलब ब्यूटूइन 1,4-डाइओइक एसिड के समपक्ष और विपक्ष रूप की किसे एनहाइड्राइड का निर्माण किससे आसान है और किससे नहीं है। तो देखो मैलेइक अम्ल क्या होता है, संपर्क समावयव होता है। तो ये मैलेइक अम्ल हो गया C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड O और OH, ये मैलेइक अम्ल हो गया। क्या हो गया, ये मैलेइक एसिड हो गया। क्लियर। ये संपर्क रूप है। कौन सा रूप है, ये संपर्क समावयव है। और ये फ्यूमेरिक अम्ल ले लिया हमने जो कि हमारा विपक्ष समावयव है। ये इसका विपक्ष समावयव ले लिया जिसका नाम है फ्यूमेरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, फ्यूमेरिक अम्ल। एक ही यौगिक का है, ये दोनों एक ही यौगिक है, बस एक समपक्ष है और एक विपक्ष है। तो समपक्ष में देखिएगा दोनों मैलेइक अम्ल में देखें अपन तो दोनों COOH समूह एक ही ओर होने के कारण इसमें से जल के अणु का निष्कासन आसानी से हो जाएगा। तो ये शीघ्रता से एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा, मतलब कम ताप पर एनहाइड्राइड बना लेगा। और वो ताप है कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट एनहाइड्राइड बनाएगा ऐसे C डबल बॉन्ड C H और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और O। इसका नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड। क्लियर। IUPAC नाम लिखते हैं इसका क्या नाम आता है, 1 2 3 4 क्या आता है, ब्यूट 2 पर इन है, ब्यूट 2 इन और पीछे क्या आएगा, एक एनहाइड्राइड। तो ब्यूट 2 इन एक एनहाइड्राइड। अब आपको एक एनहाइड्राइड लगाना तो 1 and 4 पे आ रहा है ना भाई, तो 1,4 एक एनहाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर है। तो ब्यूट 2 इन एक एनहाइड्राइड हो गया। लेकिन यहां अपन देखें विपक्ष रूप में फ्यूमेरिक अम्ल में देखें आप तो फ्यूमेरिक अम्ल जो है वो विपक्ष समावयव है और दोनों COOH एक दूसरे के पूरक है। एक पूरब में है तो एक पश्चिम में, मतलब विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में है तो इनसे जल के अणु का निष्कासन आसान नहीं है, इनसे एनहाइड्राइड का निर्माण आसान नहीं है। और जब इनसे हमें एनहाइड्राइड बनाना है तो मुझे तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी और वो टेम्परेचर बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 275 डिग्री। कितना हो जाएगा, 275 डिग्री, 275 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि संपर्क समावयव में दोनों COOH समूह एक ही ओर है, तो इससे जल का अणु का निष्कासन आसानी से होगा और आसानी से एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा। जबकि विपक्ष समावयव फ्यूमेरिक अम्ल में दोनों COOH समूह एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये आसानी से जल का अणु का निष्कासन नहीं करेगा और नहीं करेगा तो ये उच्च ताप लगभग 275 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा। एनी कंफ्यूजन। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर इन दोनों के गलनांक की बात करें। क्लियर। तो इन दोनों के गलनांक की बात करें तो इन दोनों का गलनांक डिपेंड करता है H बॉन्ड पर। किस पर डिपेंड करता है, H बॉन्ड पर। तो इसका H बॉन्ड बना लें अपन। तो मैलेइक अम्ल जो होता है, मैलेइक अम्ल मेरा, तो मैलेइक अम्ल के अणुओं में तो पाया जाएगा अंतः अणुक H1। कौन सा पाया जाएगा, अंतः अणुक H बंद पाया जाएगा। और जब ये अंतः अणुक H बंद है तो इसके अणुओं का कोई संगुणन हो ही नहीं रहा, ये तो अकेला ही रह गया ना भाई। तो स्थायी तो ज्यादा है इसका अंतः अणुक H बंद बनने के कारण, लेकिन जब अकेला रह गया तो संगुणन हो ही नहीं रहा। संगुणन नहीं हो रहा तो गलनांक उत्नांक क्या आएंगे, कम आएंगे।
जबकि यहाँ पर ये जो है फ्यूमेरिक अम्ल ये ऐसे आगे वाले अणु से जुड़ेगा और H बंध बनाएगा इसके दूसरे अणु से। क्लियर? ये इधर भी H बंध बनाएगा, तो ऐसे जुड़ते जाएंगे ना भाई। तो एक इसमें क्या होगा, अंतर अणुक H बंध का निर्माण होगा। कौन सा है? अंतर अणुक H बंध। और अंतर अणुक H बंध का निर्माण होगा तो इसके अणु क्या होंगे? संगुणित होंगे। और संगुणित होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते जाएंगे। H बंध के कारण उस H बंध को तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फलतः फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक मैलेइक अम्ल की तुलना में अधिक होगा। क्या बोला मैंने? फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक मैलेइक अम्ल की तुलना में अधिक होगा। क्लियर है? और कितना अधिक होगा? देखो, इस मैलेइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्यूमेरिक अम्ल का जो गलनांक होता है वो लगभग 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये डिफरेंस होता है ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावयवियों के रासायनिक गुणों में। H बंध बनाने के कारण गलनांक चेंज हो गए। क्लियर? और समपक्ष विपक्ष से की अभिक्रियाएं चेंज हो गई। एक जल्दी से क्या बना रहा है? एनहाइड्राइड का निर्माण कर रहा है और एक कठिनाई से एनहाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। और भिन्नता होती है तो ज्यामितीय समावयवों को भौतिक विधियों के द्वारा और रासायनिक विधियों के द्वारा, दोनों विधियों के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? और जब दोनों विधियों के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं मतलब पृथक किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। किस किसके द्वारा? रासायनिक विधियों के द्वारा और भौतिक विधियों के द्वारा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अब ये खत्म हो गया आपका ज्यामितीय समावयवता। अब इन ज्यामितीय समावयवता पे आपको 4-5 डीपीपी सॉल्व करनी है। कल संडे को आप डीपीपी सॉल्व करेंगे। कल संडे को कोई वीडियो लेक्चर नहीं आएगा, केवल डीपीपी आएंगे। आप उन डीपीपी को सॉल्व करिएगा, उनके आंसर्स आपको आएंगे एज ए वीडियो। क्लियर? थैंक यू।